नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा की शुरुआत करें, आपको एक बड़ी ब्रेकिंग दे देते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को युवा कर दिया है। यानी अब राहुल कांग्रेस चलेगी, अब सोनिया कांग्रेस नहीं। जिस तरह के का आज फैसला हुआ, जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया, उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष होंगे, यानी नई हो गई कांग्रेस। बहरहाल एजेंडा चूंकि हमने पहले ही तय कर लिया था, ये खबर अभी आई, उसे शामिल कर लेंगे आज की बहस में। बात की शुरुआत करते हैं। आज से एमपी में भी विकसित भारत यात्रा का शुभारंभ हो गया। ये यात्रा केंद्र सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों से न केवल संवाद करेगी, बल्कि उनके नाम पंजीयन में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो उसका मौके पर निराकरण भी करेगी। शुरुआत की जगह तय की गई उज्जैन, नए मुखिया मोहन यादव का गृहनगर भी, और एमपी की सबसे पूज्य जगह यानी बाबा महाकाल की धरती। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पन्ना से इन रथों को रवाना किया। कर्नाटक चुनाव के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में आया एक शब्द था गारंटी, प्रियंका गांधी ने उच्चारित किया था। उसके बाद बीजेपी ने जैसे ही अपने सुपर हीरो के नाम से मोदी की गारंटी शुरुआत की तो 3 राज्यों में मोदी की गारंटी सुपरहिट हो गई। लोकसभा चुनाव में भी मोदी की गारंटी शब्द को वोटर के दिमाग में पैबस्त कराएगी बीजेपी। तो आज बात करेंगे इसी गारंटी की कि मोदी की गारंटी पर लोगों को आसानी से भरोसा हो जाता है तो कांग्रेस की गारंटी क्यों नहीं अपील करती। इन रथों के जरिए कितने वोटर्स को चुनाव के कई महीने पहले ही टच कर लेगी बीजेपी, उसके जवाब में कांग्रेस के पास क्या गारंटी है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में ही जो मुद्दा जातिगत आरक्षण का लोकसभा के लिहाज से उठाया था, वो अब कहीं ठहरेगा क्या। सबसे बड़ा सवाल यह कि जो गैर राजनीतिक हिंदू हैं उनके भी आराध्य राम और रामलला चुनाव से पहले ही विराज जाएंगे अयोध्या के भव्य मंदिर में, क्या इसका भी भरपूर फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा। इन सब मसलों की काट निकालने के लिए कांग्रेस की रणनीति क्या है, यही रणनीति जो अभी अनाउंस की गई अब से थोड़ी देर पहले। क्या विधानसभा चुनाव जैसे नतीजे लोकसभा में भी तो नहीं आ जाएंगे। बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। यूं तो देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ पहले ही हो चुका है, लेकिन चूंकि एमपी में चुनाव चल रहा था लिहाजा यहां यात्रा की शुरुआत आज से हुई। जगह चुनी गई मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृहनगर, यानी एक पंथ दो काज, पहला मुखिया का इलाका और दूसरा एमपी की सबसे पवित्र जगह जहां बाबा महाकाल विराजे हैं। लोकसभा चुनावों के लिए इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूं भी बीजेपी कांग्रेस सभी अपने अभियान की शुरुआत बाबा महाकाल के आशीर्वाद से ही करती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की विश्वसनीयता एमपी में कितनी है, इसकी मार्कशीट विधानसभा चुनाव में पहाड़ जैसे बहुमत ने दे ही दी है। मोदी की गारंटी के नाम पर ही इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में वोट मांगेगी। आज मोदी ने एमपी के कई लोगों से वर्चुअल संवाद भी किया। माननीय मोदी जी का प्रताप है, यशस्वी प्रधानमंत्री की विकास संकल्प यात्रा का शुभारंभ है। उज्जैन की जनता हजारों हजार के तादाद में सड़क पे उमड़ी है और ये फिर एक बार मोदी सरकार 2024 का संकल्प ले चुकी है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को आश्वासन देता हूं कि प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से विश्वास व्यक्त किया प्रदेश की सरकार बनी, उसी प्रकार से हमारी ये अगली बार भाजपा सरकार और 2024 में फिर मोदी सरकार। ये हम सबको इतना बड़ा जनादेश मिला है, केवल मोदी जी के विकास के कामों को लेकर मिला है और फिर एक बार सरकार मोदी सरकार जनता तय कर चुकी 2024 में। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के वक्त ही लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट करने का प्रयास शुरू कर दिया था। कांग्रेस के पोस्टर बॉय राहुल गांधी हर रैली में ओबीसी का मसला उठाते थे। वो सवाल करते थे कि जो अधिकारी देश चलाते हैं उनमें ओबीसी कितने हैं। वोटर्स ने कांग्रेस के इस मसले को दिल पर लिया ही नहीं और तकरीबन 56% ओबीसी वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया और कांग्रेस के पास बहुत थोड़ा हिस्सा आया। इसी वर्ग से आने वाले डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने कांग्रेस के इस गुब्बारे की हवा ही निकाल दी। कांग्रेस को चिंता जनाधार की भी करना है, मुद्दों की भी करना है, नीति की भी करना है और नेता की भी करना है, क्योंकि उसके दिल्ली से लेकर भोपाल तक के लगभग सभी बड़े नेताओं को जनता ने किनारे कर दिया है। फिर भी उन्हें उम्मीद है कि वक्त बदलेगा जरूर। कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, वो गारंटी पूरी हुई। मोदी जी की गारंटी थी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। 60 सालों में कांग्रेस ने 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था, इन्होंने 9 सालों में 1,55,000 करोड़ कर्जा कर दिया है।
देश नहीं बिकने दूंगा, पूरे देश की संपत्तियां बिक गई हैं, ये भी तो मोदी जी की गारंटी थी। काला धन स्विट्जरलैंड की बैंक से लेकर आऊँगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख जाएंगे, ये मोदी जी की गारंटी में ही पार्लियामेंट में कहा गया। तो उन गारंटी पे भी तो चर्चा कर ली जाए। कहते हैं कि कोई मैच आप तभी जीत सकते हैं जब आप सामने वाली टीम के मेंबर्स की पहले मैन टू मैन मार्किंग कर लें, उनकी खूबी खामी रणनीति सब कुछ घोल के पी जाएं, उसके बाद काउंटर करें। लेकिन कांग्रेस ऐसा लगता है कि अभी तक बीजेपी की रणनीति को ठीक तरह से समझ नहीं पाई। केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं, मोदी जैसा बड़ा चेहरा और लोकसभा चुनाव से पहले करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र राम मंदिर का उद्घाटन यूं भी बीजेपी को अपर हैंड कर देगा। कैसे निपटेगी कांग्रेस इन सब से, इस सवाल के जवाब में मौन ही ज्यादा बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं राम डांगोरे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक भी हैं। बहुत स्वागत है राम जी। दूसरे मेहमान है भूपेन गुप्ता, ये कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं, भूपेन जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं राम जी से। राम जी, जो यात्रा अभी निकली है, विकसित भारत यात्रा जो जिसका नाम दिया गया है, ये पूरी में आपको लगता है कि अधिकतम वोटर तक पहुंच जाएगा और वैसे ही कमाल करेगी जैसे विधानसभा चुनाव में किया था? मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ये वो यात्रा है जिसके माध्यम से गांव-गांव तक जाकर के माननीय मोदी जी की केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। जिनको इन योजनाओं का लाभ मिल गया उनके अनुभव लेना है, जिनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उनको उसका लाभ देना है, आधार कार्ड बनाना है, राशन कार्ड बनाना है और तमाम ऐसी चीजें जिनसे कोई अछूता रह गया हो उसको उसका लाभ पहुंचाने का काम करना है। हर दिन 2 ग्राम पंचायतों में जाकर के पूरा दिन वहां पर रहेंगे, जनता से संवाद करेंगे, उनको योजनाओं की जानकारी देंगे, उनको योजनाओं का लाभ दिलाएंगे और कौन कौन से कागज है, डॉक्यूमेंट्स है जिनके माध्यम से योजनाओं का लाभ मिलता है, वो डॉक्यूमेंट्री बना करके फिर उनको लाभ देने का काम करेंगे। इस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं हम लोग और निश्चित रूप से यात्रा सफल रहेगी और घर घर तक जा करके हमारी योजनाएं जनता को पता चलेगी। ठीक है, भूपेन जी को करते हैं। भूपेन जी, आपसे थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले एक बड़ा फैसला आपके यहाँ हुआ, बड़ी सर्जरी हुई और वो मुझे ऐसे लगता है कि वो सोनिया कांग्रेस का नहीं था बल्कि राहुल कांग्रेस का फैसला था। प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, नए नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए, उपनेता प्रतिपक्ष बना दिए और सारे युवा हैं। तो ये माना जाए कि यहाँ जो परिवर्तन हुआ आपके यहाँ भी हो गया वही परिवर्तन, और ये परिवर्तन जो है वो मोदी जैसे बड़े चेहरे से टकरा पाएगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, अभी तो ये बातें भविष्य की हैं और हर पार्टी में जो है एक नई ऊर्जा का जो संचार करने की कोशिश होती है, वो कोशिश हमारी जो है कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो हमारे जो जितने मंत्री थे वो सब युवा थे, वो तब भी देखी गई थी और अब भी देखी जा रही है। जो पार्टी ने फैसला लिया है उचित है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि आज देश में जो है विकास की यात्रा निकल रही है। बहुत अच्छी बात है कि देश में विकास बताया जाना चाहिए और देश की जनता को जानना चाहिए कि क्या विकास हुआ है। इस संदर्भ में मैं केवल निवेदन कर सकता हूँ करिए कि मध्य प्रदेश में जो है आज जो पूरे देश के अंदर 23 करोड़ गरीब थे, अब बढ़कर 81 करोड़ 60 लाख के आसपास हो गए। ये विकास देश की जनता को बताया जाना चाहिए कि आज जो है 81 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो के जो है केवल राशन पर, केवल आजीविका के साधन छोड़कर केवल पेट भरने पर निर्भर हैं। ये देश में विकास हुआ है और ये विकास लोगों को जानना चाहिए। और दूसरा जो विकास हुआ है देश में कई तरह से, आज शिक्षा जो है व्यवस्था लगभग चौपट हो गई है। नई शिक्षा व्यवस्था जो नीति आई है उसमें लगभग 3 साल से लोगों को जो है डिग्री नहीं मिली है। उनको ये पता नहीं चल रहा है कि वो आज प्रथम वर्ष में है कि तृतीय वर्ष में है।
तो ये सारी चीजों ठीक का है। विकास जनता को बताना चाहिए कि ये हमने विकास किया है। आज लोग जो है पढ़ रहे हैं कॉलेज में, लेकिन उन्हें पता नहीं कि उन्हें डिग्री में। ठीक है, आऊंगा भूपन जी। कुछ आप तकनीकी दिक्कत आवाज में भी आ रही है आपके, एक बार दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी, दोनों विषय पर आपसे बात करूंगा। एक जो आज से एमपी में निकली, हालांकि निकल पहले गई है विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में, लेकिन यहाँ चुनाव कारण अभी निकली, आज से शुरुआत हुई। और दूसरा जो कांग्रेस का आज जो बड़ा बदलाव हुआ, राहुल कांग्रेस का खास तौर पर फैसला, आपकी टिप्पणी। देखिए प्रवीण जी, जो विकसित भारत यात्रा है, विकास यात्रा, वो निश्चित तौर पे जो कंसेप्ट है उसका, कंसेप्ट में कोई मतलब मुझे लगता है कि अच्छा कंसेप्ट है। यदि हितग्राहियों के पास जा रहे हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनकी कोई रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल कर रहे हैं, यानी आपकी सरकार आपके द्वार। गवर्नेंस तो यदि आपको वोटर के सामने हाँ, उसी तरह का कंसेप्ट है ये। जा रहे हैं केंद्र सरकार की योजनाओं को लेके जा रहे हैं, उससे कनेक्ट बनेगा, वो डिफरेंट चीज है कि पीपल कनेक्ट होगा, वोटर कनेक्ट होगा, और वो फिर लोकसभा चुनाव में काम आएगा। और हितग्राही मूलक योजना ही तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के मूल में है कि जिन्हें लाभ दिया है उनसे वोट भी लिया जाए, और उसी वोट का नतीजा हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, राजस्थान में भी देखा, छत्तीसगढ़ में भी देखा। तो पार्टी जो है अपने हिसाब से अपनी रणनीति बना रही है। और कांग्रेस पार्टी उसके रिवर्स क्या है, वो अभी कहीं ना कहीं अपने रिफॉर्म की स्थिति में वो रिफॉर्म कर रही है। जो निर्णय राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव के हार के बाद लिया था कि उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से। उन्होंने अपेक्षा की थी दूसरे राज्यों के लोग भी दें, राज्यों के अध्यक्ष भी दें, लेकिन नहीं दिए। तो अब राहुल गांधी तो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन जिन लोगों को वो स्थापित करना चाहते थे, वो हम देख रहे हैं कि वो चेहरे अब सामने हैं। जीतू पटवारी का नाम हमेशा रहा है, लेकिन वो जो ओबीसी फैक्टर उनके साथ है, उसका लाभ तो उनको मिला ही। और इसके साथ साथ जो निमाड़ मालवा की राजनीति है, जो मुख्यमंत्री से जाके जुड़ जाती है, और आदिवासी क्षेत्र की राजनीति से जाकर जुड़ जाती है उमंग सिंघार के जरिए, तो पार्टी कहीं ना कहीं उस इलाके पर फोकस करना चाहती है जो इस चुनाव में उसको काफी नुकसान जिससे हुआ है। उसको लग रहा है कि यदि उसने अपने ट्राइबल एरिया को नहीं संभाला तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव उसके लिए एक कठिन चुनौती बनने वाला है। तो इस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। हेमंत कटारे ग्वालियर चंबल रीजन से उन्होंने लिया है कि एक ग्वालियर चंबल रीजन से भी हो, लेकिन बड़ा गैप जिसमें जो है वह महाकौशल के जरिए हो गया है। हाँ, ब्राह्मण चेहरा भी, और महाकौशल के लिए अब उन्होंने क्या सोचा है पार्टी ने, बुंदेलखंड के लिए क्या सोचा है, दोनों नहीं सोचा महाकौशल के लिए, इनके पास भी महाकौशल कहाँ। एक बार राम जी को इन कर लेते हैं। राम जी, आज जो बदलाव हुआ आपसे थोड़ी देर पहले, इसे कैसे देखते हैं आप कि भाई आपको ये कोई चुनौती बनेंगे आपके लिए? जीतू पटवारी या उमंग सिंघार जैसे दिनेश गुप्ता बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी ये कह रहे थे कि आपके तरफ से भी अभी तक तो महाकौशल मिसिंग दिख रहा है, कैबिनेट में जैसे आ जाए, और इनके तरफ से ही महाकौशल मिसिंग दिख रहा है। बाकी जातिगत संतुलन, ट्राइबल आपके यहाँ से मिसिंग है, इन्होंने ट्राइबल नेता प्रतिपक्ष बना दिया। राम जी, आपकी टिप्पणी। ट्राइबल की सीटें हमने जीती है। 2018 में हमारे पास में मात्र 16 सीटें थी, अब बढ़ करके वो 24 सीटें हो गई हैं। तो हमने वापस से उसको कवर अप करने की कोशिश करी है और उसका फायदा भी मिला है, और आने वाले 4-5 महीने में हम उसको और कवर करेंगे। और रही बात अब चुनावों की, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनावी एजेंडे के लिए ही पूरी एक विंग काम करती है, लगातार जनता के बीच में जाकर के उनके बीच में बने रहना, योजनाओं के माध्यम से उनको अलग अलग प्रकार के लाभ दिलाना, उनकी समस्याओं का समाधान कराना, यह हमारे कार्यकर्ता लगातार करते रहते हैं। तो पूरे 5 साल अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी करती है, और इन जो नाम बताए इन लोगों से हमको कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा ग्राउंड स्ट्रांग है, हमारा वहां पे संगठन स्ट्रांग है, तो फिर सामने कोई भी हो, कोई हमारी चिंता का विषय नहीं है। भूपन जी, इनकी चिंता का विषय नहीं है, चाहे कितना भी रिफॉर्म आप कर लीजिए, कितने भी युवा ले आइए, कितना भी जातिगत समीकरण साध लीजिए, बीजेपी कह रही है हमारी फिक्र का विषय नहीं है। देखिए, ये तो इनका वक्तव्य है और इन्हें ये ऐसा कहने का अधिकार है, लेकिन जो है अगर चुनौती सामने नहीं होती, हम जो है 40% वोट पर खड़े हुए हैं, ये जो है 40% वोट हमारा स्थिर है, स्थायी है। तो ये जो है, ये ऐसा नहीं है कि चुनौती नहीं है। चुनौती नहीं होती तो हम जो है आज हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दबे मुंह कहते हैं कि साहब अभी कैसे हमें इतने वोट मिले हमें नहीं मालूम।
ये परिस्थिति सामने है देश के, जो परिस्थितियों को जो है उसमें अपन कुछ भी बात कह सकते हैं। जीत के 100 हस्बैंड होते हैं, जो जीत गया उसका जो है हर किरदार जो है हुनरमंद दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो है कांग्रेस पार्टी अपना रिड्रेसल कर रही है, कांग्रेस पार्टी के सामने भी कुछ चुनौतियां, उन चुनौतियों का कैसे सामना किया जाए इसकी वो तैयारी कर रही है। और इनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, ये उसे माने या नहीं माने। आज देश में जो झूठ का एक तंत्र चल रहा है, उस झूठ के तंत्र पर स्वयं इनके अंदर से अब हमला हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये जो है इनकी बेचैनियां भी कम नहीं है, सड़क पर आ रही हैं, बाहर भी आ रही हैं घर से निकल के। वो जो गुप्त रहती थी पहले, जो है क्लोज कमरा वाला मामला रहता था, अब वैसा नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी में भी मुखरता आ रही है, तो इस मुखरता के कारण जो है यहाँ पर इनको डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी। ये एक अचानक अनुवर्तित बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। और ये एक जो है एक रिफॉर्म है देश के अंदर। आपने विकास किया है, अच्छा है, उसको हर आदमी शोकेस करना चाहता है। हमने बांग्लादेश को आजाद कराया, हमारा देश जानता है कि कांग्रेस ने ये काम किया कि बांग्लादेश बना दिया। हमने सिक्किम का विलय किया तो देश को मालूम है किया। हमने IIT IIM बनाए, हमने देश में बड़े बड़े कल कारखाने लगाए तो देश को मालूम है कि हमने किया है। इन्होंने जो किया है वो भी देश जानेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। हर समाज, हर पार्टी, हर शासन कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। हम भी इसको देखेंगे कि इनकी बात, इनकी यात्रा के माध्यम से जो भी चीज सामने आती है, अच्छा है, जनता उसे दुलार देती है, दुलार मिलेगा, जनता उसे दुत्कार देती है, दुत्कार मिलेगा। ठीक है, एक बार दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जो आज के घटनाक्रम से, अभी के घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। 7 सीटें जिताई कमलनाथ ने अपने गढ़ में, ये बताते हुए कि भाई उनका वजूद है, और भी बाकी जगह जो है, और वोट शेयर जिसका भूपेंद्र जी जिक्र कर रहे हैं वो गए, पूर्व हो गए। शिवराज जी ने 163 सीटें जो वो क्लेम कर रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी कार्ड मिली, बीजेपी भले उसे ओन नहीं करे, वो तो कर रहे हैं, रोज रैलियां भी कर रहे हैं, वो गए। तो ये जो 2 पूर्व हुए बड़े नेता, इस पर आपकी टिप्पणी, क्या मंशा दोनों पार्टियों की रही होगी इन्हें पूर्व करने में? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है प्रवीण जी, वो तो पहले दिन से सबको पता है। जब चुनाव भी अनाउंस नहीं हुआ था तब से पता था, जब मोदी के मन में मध्य प्रदेश आया था। या और पीछे जाएंगे, जिन हालातों में 2020 में शिवराज सिंह चौहान बने थे, वो पार्टी का मजबूरी का निर्णय था, क्योंकि वो तो 2018 में ही फैसला कर चुके थे कि अब आगे शिवराज जी को नहीं ले जाना है। तो अब वो उन्होंने हटाया है। नई लीडरशिप क्या उनके यहाँ रहता है, 20 साल इस लीडरशिप को चलाया। 2003 की जो लीडरशिप थी उनको चलाया, उनको राज्यों को नेतृत्व दिया। तो पार्टी अब आगे के बारे में सोच रही है। और जो कांग्रेस की कमजोरी तो यही थी कि वो आगे की लीडरशिप के बारे में नहीं सोचती थी। आज कांग्रेस लगातार वो 4-4.5 दशक पुरानी लीडरशिप के भरोसे चुनाव लड़ रही थी, और उसका ही तो कारण है कि अब जो लगातार वो सिमट गए। नई लीडरशिप भी नहीं थी, मुद्दे की भी कमी थी। जो मुद्दा AICC का था वो मुद्दा कमलनाथ जी का नहीं था। जो कास्ट सेंसस की बात वो कर रहे थे, यहाँ राज्य में तो सुनाई नहीं दी। राज्य में तो 27% आरक्षण भी सुनाई नहीं दिया जो खुद कमलनाथ जी ने किया था। तो कहीं ना कहीं जो, और इंडिया गठबंधन को भी उन्होंने पूरी तरह नकारा था अपने भाषण के दौरान। स्टेट कांग्रेस, हाँ, जिस तरह से उन्होंने रिश्तों में खटास लिया है, अखिलेश वखिलेश कह के या इंडिया गठबंधन की रैली को रोककर, तो उन्होंने जो अपना वीटो इस्तेमाल किया था सोनिया गांधी का, वो अब चूंकि अब ये नई कांग्रेस है, नई तरीके से सोच रही है, तो वो उन्होंने नई लीडरशिप दी है कि जो है नई अप्रोच के साथ जाए। तो उनका पूरे देखिए ना, तीनों जो नेता लाए हैं वो यंग है, और ये उम्मीद कर रही है पार्टी की इनके जरिए एक यंग वोटर इनके साथ जुड़ेगा, और पार्टी में एक एक्टिविटी जाएगी, कुछ नए तरीके से सोचेगा। क्योंकि पिछले जो 3-4 साल का पीरियड था उसमें पार्टी कोई बहुत बड़ा आंदोलन या मुद्दा खड़ा नहीं कर पाई थी। नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो वो अपनी लड़ाई खुद लड़ते रहे, पटवारी परीक्षा में चयनित वो अपनी लड़ाई खुद लड़ते रहे, कांग्रेस उनके साथ खड़ी नहीं थी। ये इसी का परिणाम है कि उन्हें जो है पार्टी को बहुत ज्यादा चुनाव में सफलता नहीं मिली। ठीक है, एक बार राम जी को इन कर लेते हैं। राम जी, ये एक तरह का नैतिक दबाव तो आपके ऊपर नहीं बना देंगे कि अब जो आपका मंत्रिमंडल बनेगा उसमें ये सब संतुलन आपको भी साधने पड़ेंगे? जिस तरह से कांग्रेस ने आज ये फैसले किए, तो अब ये हो जाएगा कि भाई यूथ शामिल कर लो, इस जाति का कर लो, इस समाज का कर लो, ऐसे करके संतुलन बनाने का आप लोगों के ऊपर भी नैतिक दबाव तो नहीं आ जाएगा मंत्रिमंडल गठन में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और
जो कार्यकर्ता निर्णय लेता है उसी को सर्वमान्य माना जाता है, जिसे सर्वे के आधार पर और कार्यकर्ताओं की इच्छानुसार टिकट बांटे गए। कई लोगों के टिकट भी कटे, मेरा भी कटा उसमें। इस संगठन का निर्णय हमारे यहाँ पर सर्वोपरि माना जाता है। बस ये है कि सभी वर्गों को उसमें नेतृत्व मिल जाए, सभी वर्ग के लोगों को मौका मिले, वरिष्ठ भी रहे, महिलाएं भी रहे, युवाओं को भी उसमें अवसर मिले। कुछ पहली बार के भी हो सकते हैं, कुछ सीनियर भी हो सकते हैं। तो पूरा एनालिसिस करने के बाद में संगठन के द्वारा निर्णय लिया जाएगा और उसको सिरोधारी किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि 19 में जो सरकार गिरी थी इनके विधायक खुद इनकी पार्टी को छोड़ करके भागे। इन्होंने भी प्रयास करे भाजपा के विधायकों को तोड़ने के, लेकिन एक भी विधायक इनके तरफ नहीं गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे संगठन पे भरोसा किया जाता है और कोई इधर उधर हुआ भी होगा तो वापिस आ गया है। तो संगठन सर्वोपरि की परिभाषा को हम लोग जानते हैं। संगठन जो निर्णय लेगा उसको स्वीकार किया जाएगा। किसी भी प्रकार के कोई भी दबाव वाला मामला हमारी पार्टी में नहीं चलता है। सामूहिक निर्णय को ही सर्वोच्च निर्णय माना जाता है। नहीं, अब ये युवा खिलाड़ी सामने आ जाएंगे तो कुछ आपको नहीं लगता कि ठीक ठीक खेल लेंगे या फिर आपके लिए मुश्किल करेंगे? कुछ ऐसा कोई इनको लेके आपकी टिप्पणी, जो पूरा यूथ विंग आपके सामने खड़ा हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। युवा आ रहे तो अच्छी बात है। कई देशों में तो कम उम्र के राष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी है। अब तो 26-26 साल के सांसद विधायक आने लगे। मैं खुद 19-29 साल की उम्र में विधायक बना था। तो नेतृत्व का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। कम उम्र का व्यक्ति भी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकता है, बस उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। गुणवत्ता वाले लोगों को अगर मौका दिया जाएगा तो अच्छा नेतृत्व करेंगे वो, और देश और प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। ठीक है भूपेन जी, कम उम्र का व्यक्ति भी अगर अच्छी गुणवत्ता वाला है तो अच्छी लीडरशिप दे सकता है। आपको अपने नए संगठन के हालिया फेरबदल से लगता है कि जान आ जाएगी पार्टी में, एक स्पार्क आ जाएगा, सदन के अंदर भी लगेगा कि हाँ भले संख्या कम है, 66 है, लेकिन है तो विपक्ष मजबूत? ये देखिए, ये जो बात है ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से है कि जितनी गुण की जरूरत है उतनी ऊर्जा की भी जरूरत है। तो जो एनर्जी है वो निश्चित रूप से एक युवा व्यक्ति के अंदर ज्यादा एनर्जी होती है, और जो है बुजुर्ग आदमी के पास अनुभव ज्यादा होता है। और चूंकि जो है एक पार्टी को लीड करने का काम जो है एनर्जी, कनेक्ट और इन सारी चीजों पर भी निर्भर करता है। तो ये सोचकर पार्टी ने फैसला लिया होगा और इसी सोच से के साथ सारी पार्टियां आगे बढ़ती हैं। लेकिन जो है ये जो बात राम दांगोरी जी कह रहे हैं, ये बात भी ठीक है कि इसका जो है उम्र से संबंध नहीं है। जो नेतृत्व की क्षमता है, योग्यता है, वो किसी भी उम्र के लोगों में हो सकती है, लेकिन उसके लिए एनर्जी तो होना चाहिए। ये बात अपने आप में सच है। दूसरी बात, मैं इस बात से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बताते हैं बार बार कि हमारी पार्टी जो है बड़ी अनुशासित पार्टी है, हमारी पार्टी जो है बहुत नियम कायदे से कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता महान हो जाता है। बोलने में कितनी अच्छी ये चीजें लगती हैं। ये जो है पिछले 20-40 साल से हमारी पार्टी की आलोचना और निंदा करते आ रहे हैं कि हम सब पर्चियों पर ट्रांसफर कर देते थे, आप पर्चियों पर मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है और आप कह रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी लेके चल रहे हैं। पर्चियों पर बन रहे हैं साहब आपके मुख्यमंत्री, पर्ची ऐसे देख के भौचक रह गए लोग। ये अगर अनुशासन, इस तरह का अनुशासन देश के में लोकतंत्र के रूप में परोसा जाएगा तो आपके लिए हम बधाई दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसकी बार बार अपन को चर्चा नहीं करनी चाहिए, और दूसरी पार्टियों को सिर्फ इसलिए निंदा नहीं करना चाहिए कि वहां पर हम जो है लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की जब चर्चा करते हैं तो हमें थोड़ा सा अपनी तरफ इंट्रोवर्ट भी होना चाहिए, अपने भी अंदर झांकना चाहिए, गिरेबान में झांकना चाहिए। एक बार दिनेश जी को इन कर लेते हैं, बहुत जी आप दिनेश जी को इन कर लेते हैं, पर जवाब लेंगे राम जी से भी। दिनेश जी, एक जो बड़ा सवाल है वो ये, एक तो हम देख रहे हैं कि वरिष्ठ जो है वो किनारे हो रहे हैं, कनिष्ठ को लंबा अवसर मिल रहा है, दोनों पार्टियों की तरफ से ये इस तरह का वो दिख रहा है। कांग्रेस के नए लीडरशिप के सामने क्या बड़े चैलेंज आप देखते हैं? कैसे वो पूरा टीम को एकजुट कर पाएंगे? और तब जब दूसरी तरफ मतलब एक मोदी जैसा इतना बड़ा नाम हो, उससे टकराना है सीधे 3-4 महीने के अंदर, तो कितना आसान कितना मुश्किल जीतू पटवारी के लिए? देखिए, जो पहचान का संकट तो निश्चित तौर पर है और अपने अपने इलाकों में भी है। कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है झाबुआ से लेके मुरैना तक सबकी ऐसी वॉइस हो या पहचान हो कि जिससे वो कांग्रेस में ऊर्जा भर दें या कांग्रेस में बड़ा कोई
क्रांतिकारी परिवर्तन ला दें। और फिर मोदी जी के कंपैरिजन में तो आप इसको, मुझे लगता है कि ये तुलना ही ठीक नहीं है, बेमानी है। हाँ, क्योंकि जो मोदी जी का कद है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और फिर हम जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। नहीं, मैं लोकसभा के संदर्भ में पूछ रहा हूँ कि अभी तो उन्हें टकराना सीधे उन्हीं से है ना। अभी वो मोहन यादव थोड़ी टकराएंगे, लोकसभा चुनाव जब आसन्न है तो वो तो टकराएंगे तो मोदी जी से ही ना, सीधा चेहरा तो वही होंगे। लेकिन उनके पास एक चेहरा तो होना चाहिए। जो 3 नेता कांग्रेस ने अपॉइंट किए, वो किस चेहरे को लेकर जाएंगे कि मोदी जी के मुकाबले में हमारे पास ये चेहरा है। हमारे पास राहुल गांधी है, हमारे पास खड़गे जी हैं, अखिलेश यादव हैं, स्टालिन हैं, नीतीश कुमार हैं, किस चेहरे को लेकर जाएंगे? वक्त इजाजत नहीं देता, मुझे रोकना पड़ेगा, मैं जाता राम जी के पास, लेकिन इजाजत नहीं देता वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये वक्त है बदलाव का, दोनों ही पार्टियों में आपने देखा, बीजेपी में भी हुआ, अब कांग्रेस में भी हुआ। ये कितना कारगर होगा और ये कितना कमाल करेंगे दोनों ही लोग, मुख्यमंत्री भी और यहां कांग्रेस से जो नई टीम बनी है वो भी, ये सब भविष्य के गर्भ में है, जो आगे पता चलेगा। आज की चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।